वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू डिस्कस अगैन बिकॉज अभी तक जो है वो मरहम सही तरह हुआ नहीं है। मुल्तान टेस्ट का उसके हवाले से बात करेंगे, साथ ही साथ फीफा वर्ल्ड कप 2022 जारी है और अपने आखिरी लम्हात पे है, उसके वाले से भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सवेरा आप भी खैरियत से होंगी एंड वेलकम बैक। इतने दिनों बाद मैं कह रही हूँ कि मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत गर्मी है आपके शहर में यार। हाँ बिल्कुल ऐसे ही एसी ऑन करें कुछ बहरहाल, लेकिन खैर बहरहाल इट्स गुड टू बी बैक। जैसे कहते हैं ना, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। लेकिन वाकई बड़ा चैलेंजिंग हुआ, पता है इतने सारे स्पोर्ट्स चल रहे थे, उसमें फिर मेरा ये ट्रैवल भी था और उसमें कैचिंग अप एंड ऑल, बिकॉज शो में भी थोड़ी बहुत मैं कहना चाहिए कैमियो हाजिरी जो है वो अपनी दे दिया करता था, तो उसकी वजह से जरा आपको अपडेटेड भी रखना पड़ता था। पहाड़ों में जाके एंजॉय किया यार, बहुत एंजॉय किया। और मैं खुद क्योंकि जरा कैंपिंग शैम्पिंग का शौक अब हो रहा है, इस बुढ़ापे में आके ये शौक अब बेदार हुए हैं। तो इस बार जो अच्छी, बल्कि मैंने एक रिपोर्ट भी बना के भेजी थी, आई डोंट नो वेदर यू सॉ दैट और नॉट। नया दिन के लिए एक रिपोर्ट बनाई थी, बहुत अच्छी। एंड तो उसमें जरा माहौल शोल बताया था वहाँ पे क्या था। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत शदीद सर्दी तो नहीं थी, लेकिन अच्छी सर्दी थी, मजेदार थी। हमारे लिए तो थोड़ी सी भी हो जाए तो थोड़ी बात हो जाती है। लेकिन यानी आपको ज्यादा झटका नहीं लगा मुल्तान टेस्ट का, जितना हम जो पूरा फॉलो कर रहे थे उनको लगा? मैं वाकई थोड़ा सा, मैं कल का जो गेम था ना, मैंने वो कल इत्तेफाक से व्हेन आई वाज ऑन द मोटरवे, अच्छा जरा इंटरनेट चल रहा था ऑन द नेशनल हाईवे एंड ऑल, बिकॉज नेशनल हाईवे ज़ाहिर है आबादियों से ही गुजर रही होती है। सो खैर माशाल्लाह मैच भी जल्दी खत्म कर दिया था, हमें कोई शाम तक तो इंतजार करना नहीं पड़ा। सो मैंने कल का मैच काफ़ी गौर से देखा, बिकॉज एक उम्मीद सी जाग गई थी और कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। और मैं आई वाज ऑनेस्टली, जिस वक्त दोनों बैटिंग कर रहे थे, सऊद और नवाज, आई वाज गेटिंग एक्साइटेड अबाउट द कराची टेस्ट। और मैं बात कर रहा था गाड़ी में, कौन से दिन का मैच देखने जाएंगे और क्या करेंगे हम, मजा आएगा, मतलब 1-1 हो जाएगा। और सीरियसली यार, आई मीन दिस इज सैड, बट बहरहाल हम प्रोग्राम में नेचुरली आगे चल के तफसील से बात करेंगे। कुछ गलत है, कुछ मसला चल रहा है टीम के साथ, ये महज इत्तेफाकात नहीं है। अंपायर का एक डिसीजन गलत हो जाने से टीम में टेस्ट मैच इस तरह नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। लेट्स ट्राई टू डाइसेक्ट दैट लेटर ऑन, आगे प्रोग्राम में करते हैं। लेकिन लेट मी से दैट अगेन, वंस अगेन, लेट्स स्टार्ट आवर शो विद द व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स एंड ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में जाहिर सी बात है शुरुआत हमारी डिस्कशन की होगी मुल्तान टेस्ट के हवाले से, इस सीरीज़ के हवाले से। सो यस, होम ग्राउंड और होम कंडीशंस का फ़ायदा जो है वो टीम पाकिस्तान बिल्कुल नहीं उठा सकी और नाकाम रही। ऑस्ट्रेलिया के बाद होम ग्राउंड पर इंग्लैंड से भी सीरीज़ हारने के बाद पाकिस्तान की आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल के इम्कानात तकरीबन ख़त्म हो गए। यानी अब ऐसा बन गया, वो वही ना, वी एंडेड अप विद कुदरत का निज़ाम अगैन, और यही होगा कि वो हार जाएं या वो ड्रॉ कर दें, यही सब रह जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम को 1959 के बाद पहली बार जो है वो होम ग्राउंड पर लगातार तीसरी टेस्ट सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो हारी है, शिकस्त का सामना किया है। 35 साल में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि कौमी फास्ट बॉलर्स ने पूरे मैच में एक भी विकेट हासिल नहीं। दूसरी जानिब जाहिर है जहां ये रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के खिलाफ आ रहे हैं, वहां पे इंग्लैंड ने भी जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन के हवाले से कुछ ज़बरदस्त रिकॉर्ड कायम किए हैं। पाकिस्तान जाहिर है हर टीम अपने होम का एडवांटेज उठाती है। पाकिस्तान भी अब से कुछ सालों पहले तक एक मुश्किल टीम हुआ करती थी, जिसको अपने होम ग्राउंड पे हराना जो है वो बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क हुआ करता था। वी नो नेशनल स्टेडियम कराची, नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना कराची, नाउ इट इज़ कॉल्ड कराची, पाकिस्तान का फोर्ट्रेस हुआ करता था। इंग्लैंड इससे पहले 2 दफ़ा सीरीज़ अपने नाम कर चुका है, 61 में और 2000 में। 2000 में पहली बार जब नेशनल स्टेडियम में कराची में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, फिर रिकॉल जो रात के अंधेरे में टेस्ट मैच खेला गया था। कभी भी इंग्लैंड एक मैच से ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं जीत पाया है। ये भी पहली बार ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड ने 2-0 से कामयाबी हासिल की है। और अगर उनके कप्तान, ज़ाहिर है उनके क्रेडिट बहुत ज़्यादा दिया जाता है। कल हम लाला का भी बयान, बल्कि इनफैक्ट आज लाला मीडिया से बात करें तो उन्होंने बेन स्टोक्स को जो है वो वहाँ पे उनका नाम लिया और कहा कि उनका कप्तान बहुत तेज़ है, ज़बरदस्त फैसले करता है। और उन्होंने भी जो है वो रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर दिया है। ही हैज़ बिकम, इंग्लैंड के तीसरे कप्तान बन गए हैं जिसने एक कैलेंडर ईयर में 8 कामयाबियाँ हासिल की हैं। सो वो जो एक कॉम्बिनेशन इंग्लैंड में हाल ही में अग्रेसिव बनाया गया था इन 2 न्यूजीलैंड ओरिजिन गाइज का, ब्रेंडन मैककलम और इसके अलावा बेन स्टोक्स का, आप कह सकते हैं इट इज़ रीपिंग बेनिफिट्स नाउ। Definitely reaping benefits. The kind of cricket that England is playing right now, Ben Stokes का mindset, Ben Stokes की कैप्टनसी, बिल्कुल ये सारी चीज़ें तो हम देख ही रहे हैं। मगर जहाँ
इस सीरीज़ का, यानी जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड का हमें ये धचका लगा कि 2-0 से अभी इंग्लैंड आगे है, जीत चुकी है सीरीज़, एक सिर्फ टेस्ट मैच रह गया है, उसके साथ साथ और भी बुरी खबरें साथ साथ ही हमें मिल रही हैं। बिकॉज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो रावलपिंडी में टेस्ट मैच खेला गया था, वहाँ हम सबको अंदाज़ा था कि उस पिच को अच्छी तरह कुछ मतलब ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी आईसीसी की तरफ से, एंड यही हुआ कि एक दफ़ा फिर से आईसीसी की तरफ से उसको बुरा करार दिया गया। दे वर नॉट हैप्पी विद द कंडीशन इन द पिच, और एक डीमेरिट पॉइंट जो है वो रावलपिंडी पिच को फिर से मिल गया है, और अब 2 डीमेरिट पॉइंट हो गए इन द लास्ट 6 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली। बिकॉज ये पहला जो डीमेरिट पॉइंट मिला था दैट वाज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और फिर अब वर्सेस इंग्लैंड जो है ये डीमेरिट पॉइंट मिला है। और अगर किसी वेन्यू को 5 डीमेरिट पॉइंट मिल जाते हैं तो फिर 12 महीने तक वो वेन्यू कोई भी इंटरनेशनल मैच जो है वो होस्ट नहीं कर सकता है। लेट मी रिमाइंड यू कि ये रमीज़ राजा साहब के टेन्योर में ही जो है ये दोनों डीमेरिट पॉइंट्स जो हैं वो रावलपिंडी की पिच को मिले हैं। पिच की हम बहुत कहानियाँ सुन रहे हैं, मगर ये जब डीमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं सामने तो पता चलता है कि क्यों पिचेस इस तरह हैं और किस लिए हैं। सो यस, पिंडी टेस्ट की जिस तरह हमने विकेट पे बात की थी कि इट वाज जस्ट फॉर बैटिंग, बॉलर्स का बहुत बुरा हाल था वहाँ पे, एंड इस वजह से एक डीमेरिट पॉइंट हासिल किया पिंडी की। And Sabira, what is more unfortunate is that रावलपिंडी एक ज़माने में बड़ी ज़बरदस्त फास्ट पेस विकेट जो है वो करार दी जाती थी, पाकिस्तान की एक वाहिद विकेट करार दी जाती थी जहाँ पे पेसर्स को मदद मिला करती थी। That's very unfortunate। बहरहाल नदील, एक ज़माना नहीं, सॉरी मैं बात कर रही हूँ, एक ज़माना नहीं, अभी हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है वो पिंडी में खेला, एंड इट वाज अ वंडरफुल विकेट। Yeah, absolutely, no doubt about that। इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप पे दुनिया की नजरें हैं, सिर्फ 4 बची हैं, और आज रात 12 बजे पाकिस्तान टाइम, रात 12 बजे एक बार फिर से टेलीविजन सेट्स विल बी ऑन, बिकॉज पहली फाइनलिस्ट टीम का आज होने वाला है फैसला। दुनिया फुटबॉल की उभरती हुई ताकत क्रोएशिया का मुकाबला दुनिया फुटबॉल की एक स्टेब्लिश ताकत अर्जेंटीना के साथ होने वाला है। याद रहे जी, क्रोएशिया ने इस टूर्नामेंट में, हम तफसील से आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ब्राज़ील को शिकस्त दी। व्हाट ए मेमोरेबल विक्ट्री वाज दैट, यानी सीरियसली ऐसा लग रहा था कि पता ये वाला मैच मैं देख रहा था लिबर्टी मार्केट में लाहौर की मोबाइल में। अब ये हर मैच के साथ ना एक जगह मेरे जहन में आने वाली है। बहरहाल जी, याद रहे जी, अर्जेंटीना ने नेदरलैंड्स को एक और आसाब शिकन मुकाबले के बाद 3 के मुकाबले में 4 गोलों से जो है वो शिकस्त दी थी। ये मुकाबला भी पेनल्टीज में गया था। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 5 मुकाबले हो चुके हैं, 2 मैचेस जीते हैं दोनों ने और 1 मैच ड्रॉ हुआ है। तफसील से आगे चल के हम मजीद बात करेंगे। दैट्स इट फॉर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। बिल्कुल जी, और जिस तरह आपने एकदम याद दिला दी, जिस तरह ये क्वार्टर फाइनल्स हुए दोनों, दे वर अमेजिंग, मतलब राइट, वो कहते हैं ना ऑन दी वायर, बिल्कुल इस तरह के थे यार। सीरियसली अब क्योंकि अब तो मेमोरीज हर चीज़ जुड़ गई है। ये जो मोरक्को वाला गेम हुआ ना, दिस वाज समथिंग वेरी स्पेशल, बिकॉज हमारा एक फैमिली का एक डिनर चल रहा था, हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, मैं और मेरे खालू ससुर, हम दोनों सिर्फ मैच में इंटरेस्टेड थे और बाकी सब अपनी बातों में लगे हुए थे, और हमारा मोबाइल चल रहा था। और इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट नाउ एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन मोबाइल एज लॉन्ग एज आपका सिग्नल अच्छा हो। यार वो जो मोरक्को वाला गेम था, आई थिंक उसकी जो एक इमोशनल वैल्यू थी, डेफिनेटली एक इमोशनल, जाहिर है, आई थिंक अब हमारी टीम तो वर्ल्ड कप पता नहीं हमारी जिंदगी में तो खैर नहीं खेलेगी, शायद बच्चों की जिंदगी में कभी खेल जाए तो खेल जाए, लेकिन आपको फिर प्रॉक्सी टीमें ढूंढनी पड़ती हैं अपनी। मेरा नहीं ख्याल कि इस वर्ल्ड कप से पहले ज़्यादातर पाकिस्तानियों को ज़ाहिर जो लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग जानते हैं या फ्रेंच फुटबॉल लीग फॉलो करते हैं, उन्होंने 2-3 खिलाड़ियों के नाम जरूर सुने हुए होंगे, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए इट्स अ न्यू स्वीट हार्ट। 2002 में मुझे याद है, इट वॉज अ टर्किश नेशनल फुटबॉल टीम जिसके बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो फुटबॉल फैंस में हाउस होल्ड नेम बन चुके होंगे, बन गए थे। उनकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी, फाइनल में जो है वो नहीं पहुंच पाए थे, दे लॉस्ट इन द सेमीफाइनल। 3rd पोजीशन हासिल की थी, उन्होंने साउथ कोरिया को शिकस्त दी थी। हकान शकूर ने फीफा वर्ल्ड कप का फास्टेस्ट जो है वो गोल स्कोर किया था। आई थिंक यस, एंड व्हेन यू हैव मेंशन्ड टर्की, तो मैं जरूर एक बात ये मेंशन करना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों की एक मिसकंसेप्शन है, बिकॉज जब ये कहा गया कि मोरक्को इज द फर्स्ट Islamic nation, the first Muslim nation that has qualified for the semi-final of FIFA World Cup, तो सबने कहा जी टर्की भी तो थी, but Turkey officially on paper is stated as a secular country. वो on paper it is not noted as a Muslim country. So yes, ये जो है clarification देना बहुत जरूरी है कि viewers को पता चल सके। Personally मुझे ना ये बहस समझ में नहीं आ रही है कि यार ये अजीब सी बहस निकल गई है कि जी मुस्लिम नेशन में बांग्लादेश बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेकुलर कंट्री एज वेल। इजिप्ट का भी आपको पता होगा कि वो बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट एन इस्लामिक रिपब्लिक। पाकिस्तान, मोरक्को डिक्लेयर्स देमसेल्फ एज एन इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक मोनार्की एंड ऑल। इन चक्करों में नहीं पड़ते।
लेट अस जस्ट सपोर्ट एन अंडरडॉग। आप ये देखिए कि एक अंडरडॉग टीम है जिसको टूर्नामेंट में कोई नहीं फैंसी कर रहा था कि ये फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में खेल रहेगी, ये पहुंच गए हैं। Let's cherish this moment and let's wish them all the very best. But before we get carried away with this World Cup 2022, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और मुल्तान टेस्ट और जो ये पूरी सीरीज़ है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड उसके हवाले से ज़रा हम डिस्कस करेंगे। आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहते हैं उनको गेम सेट मैच में। एंड आसिफ साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत जब से ये हुआ तब से मैं इंतजार कर रही थी और मैं मुसलसल अपनी प्रोडक्शन टीम को कही थी कि आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जितना पॉजिटिवली आप उसको स्टेट करके सामने लेकर आते हैं सारी डिस्कशन को। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो आसिफ साहब, मुल्तान टेस्ट इख्तिताम हुआ, हम सब आखिरी दिन तक ये सोच रहे थे कि गुड हम एक से बराबर करेंगे सीरीज़ एंड देन कराची में होगा इस सीरीज़ का मुकाबला। क्या आप भी इस तरह सोच रहे थे या आपको अंदाजा था कि नहीं हम लाइन क्रॉस नहीं कर पाएंगे? देखें, टू बी ऑनेस्ट, दोनों टेस्ट जो हुए हैं, बेशक पाकिस्तान दोनों टेस्ट हारी है, लेकिन आप लुक एट द क्वालिटी ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट, रिजल्ट्स दोनों में आए हैं। और जिसका यकीनी तौर पर सहरा जाता है इंग्लैंड टीम को, जो पहली इनिंग में जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं दोनों टेस्ट में जो करके दिखाई, और इवन इन द सेकंड इनिंग्स जो पॉजिटिव बैटिंग वो करते हैं। एंड द रीजन फॉर दैट इज वो हारने से नहीं डरते। वो कहते हैं कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलकर हमें ये बताना है कि टेस्ट क्रिकेट भी उसी तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकती है जिस तरह की T20 या ODI हो गई है। एंड दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल जब से इन्होंने अंडर द न्यू कैप्टन बेन स्टोक्स और न्यू कोच मैकलम के साथ ये जोड़ी जब से शुरू हुई है। कमिंग बैक टू द आउटकम ऑफ द मुल्तान टेस्ट, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दैट इट वाज रियली वंस अगेन एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय बोथ द टीम्स। ये चूंकि हम पाकिस्तानी हैं, यकीनी तौर पर मैं भी चाहूँगा पाकिस्तान जीते, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो थी दोनों टीमों की बहुत अच्छी इसलिए थी कि आप देखें इंग्लैंड सेकेंड इनिंग में जब बैटिंग करने आया, दे हैड ए स्लेंडर लीड, नॉट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ लीड, लेकिन वो बैटिंग करके आई थिंक इट वाज द इवनिंग ऑफ द सेकंड डे, हर कोई ये सोचा था कि 400-500 करके डिक्लेयर करेंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान आउट ऑफ द गेम हो जाएगा, जो नहीं हुआ। पाकिस्तान केम बैक वेरी स्ट्रांगली इन द मैच और उन्होंने इंग्लैंड को काफी जल्दी बोल्ड आउट कर गए, इसकी तवक्कुल नहीं थी। हैविंग सेड दैट, देन जब बैटिंग की बारी आई तो अगेन लगा कि पाकिस्तान शायद, जैसा आप भी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपकी उम्मीदें यही थी कि पाकिस्तान जीतेगा। उम्मीदें एक बात है, वेरस परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड व्हिच मैटर्स मोस्ट वो एक और बात है। यकीनी तौर पर आई थिंक विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ द क्या कहना चाहिए, बहुत ज्यादा जिसपे हम डिपेंडेंस अपनी रिलाई करते हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जिसको स्पेशली इन लिमिटेड ओवर क्रिकेट्स में काफी कंट्रीब्यूशन है उनका, उन दोनों की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। उसके बावजूद to score 300 plus runs in the fourth innings, I think we scored something like 320 odd runs. Fourth innings is not a bad achievement, and I think they did well. The better team deserved to win, which they did. England was absolutely, I think, brilliant in both the test matches, but Pakistan was not far behind. ठीक है, we lost, but we did play some good cricket. अब तनकीद नहीं करना चाहिए, I would say कि observations जो कोई कर सकता है वो ये कहते अगर ये होता तो ऐसे होता, वो होता तो वैसे होता, और ये शायद पाकिस्तान गलतियां की हैं, ये शायद पाकिस्तान की कमजोरियां हैं। इस जब खिलाड़ी हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, जब आप ऑन द फील्ड रहते यू ट्राई योर बेस्ट। ऐसे नहीं होता कि दैट यू आर हाफ हार्टेड व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री, और ये नहीं होता कि दैट इफ यू आर अ कैप्टन यू आर नॉट डूइंग योर बेस्ट स्ट्रेटजी वाइज। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपके बियॉन्ड रहते हैं, आप वो नहीं कर सकते, एंड दैट इज द परफॉर्मेंसेस ऑफ द ऑपोजिशन। आप अपनी कमजोरियां और अपने स्ट्रेंथ से ही फील्ड पर जाते हैं, एंड वी ट्राई एंड ओवरकम दोस। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक पाकिस्तान, अगेन आई कांट टेक नेम्स बिकॉज वी डोमेस्टिक क्रिकेट के खिलाड़ियों के बारे में मालूम नहीं है, बट वन और टू प्लेयर्स जो आई थिंक खासतौर पर शान मसूद का, which I can take the name because he has performed well and he's not in the team. I think he should be in the team. I don't know किस वजह से वो टीम में नहीं है,
लेकिन जो एक दो नए लड़के जो बैटिंग में परफॉर्मेंस दिए हैं, जो इंडक्ट किए गए हैं, आई थिंक दे आर टैलेंटेड क्रिकेटर्स और उनको मौका देना चाहिए। आसिफ साहब, जाहिर है आपने शान मसूद का नाम लिया। जाहिर है इस टेस्ट मैच की ख़ास तौर से जो एक बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ सामने आई थी वो ये थी कि पाकिस्तान की जो क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के जो डोमेस्टिक क्रिकेट के दो टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर थे, बैटिंग में तो नंबर 2 पे थे सऊद, बट अबरार तो वाज हेड्स एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट, तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, इससे पहले कि मैं ज़रा उनकी कारकर्दगी पे आपसे कमेंट लूँ, वो आउट था या नहीं था, कैच था या नहीं था आसिफ साहब? नहीं, I was hoping कि आप इस पर बात करेंगे। I think totally unnecessary इसका एक बतंगड़ बनाया जा रहा है बात का। देखें, सबसे पहले तो ये व्यूअर्स को बताना पड़ेगा, and I'm sure most of them know, लेकिन because हमारे टेलीविजन व्यूअर्स जो होते हैं वो तो हम जैसे बेकार के फजूल क्रिकेटर्स की बातें सुन के बिलीव करते हैं, लेकिन there is a very specific reason why the third umpire gave that out. Okay. Although there are not sufficient enough क्या कहना चाहिए doubt in his mind, evidence. लेकिन जो रूल है वो ये है कि आप देखें जो ऑन फील्ड अंपायर्स थे, अलीमदार और जो दूसरे अंपायर हैं, अलीमदार ने जो सॉफ्ट सिग्नल कहते हैं दिया था वो आउट का दिया था। When he referred it to the third umpire, the soft signal was, in his opinion, the batsman is out. तो जो थर्ड अंपायर देखता है, he has to have sufficient evidence to overturn that decision. And the third umpire didn't have sufficient evidence in his view. तो इसलिए उसने he went along with the on-field umpire. तो इसको controversial बनाने की कोई जरूरत नहीं है। Just because we lost, we can't say कि उसकी वजह से हारे, नहीं, उसकी वजह से हम नहीं हारे। हम हारे, बिल्कुल बहुत अच्छी फाइट करके हारे। इंग्लैंड बेटर टीम होने के बिना पर आई थिंक वो सीरीज डिजर्विंगली जीत रही है। एंड हमारे पास अभी काफी फ्यूचर में बहुत क्रिकेट है। ठीक है, ये टेस्ट आ गए, सीरीज आ गए, और आप टेस्ट मैच, आई थिंक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसमें भी आप क्वालिफाई शायद नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लूजिंग दिस सीरीज, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेट्स एंजॉय क्रिकेट। दे आर यंग किड्स, वी शुड सपोर्ट देम, एंड होपफुली जो मिस्टेक्स करते आए हैं, जो कर रहे हैं, उससे हम कुछ सीखेंगे। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। आसिफ साहब, 12 विकेटों का डेब्यू हमारा एक बॉलर करता है, उसको मिस्ट्री स्पिनर कहा जा रहा था अबरार को आने से पहले ही। अब तो काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि रावलपिंडी टेस्ट में अबरार को क्यों नहीं खिलाया था। मैं कहता हूँ खुदा का शुक्र है उसको नहीं खिलाया था, वरना वहाँ उसका सारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो विकेट की बुनियाद पे जो है ना वो शायद डेड हो सकता था। लेकिन आई थिंक कोई भी कंडीशंस हो, कुछ भी हो, आसिफ साहब, पहले टेस्ट मैच में 12 विकेटें, दिस इज आई थिंक एक्स्ट्रॉर्डिनरी, किसी भी अहद में, किसी भी दौर में क्रिकेट हो। स्टनिंग, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, आप यू आर एब्सोल्युटली राइट। और वो भी पहले टेस्ट की पहले इनिंग में ऑन अ विकेट, जो आप व्हेन यू से दैट पहले टेस्ट के पहले दिन जो भी टेस्ट क्रिकेट की विकेट होती है वो ज्यादातर बैट्समैन ही को सपोर्ट करती है, टुवर्ड्स द एंड थर्ड डे फोर्थ डे जाकर स्पिनर्स को करती है। वो लंच से पहले एक बॉलर डेब्यू कर रहा है और 5 विकेट आउट कर गया था। आई मीन दैट इज रियली रिमार्केबल। बट देन अगेन, हैविंग सेड दैट, डोंट फॉरगेट उसने विकेटें भी ली हैं और उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। लेकिन इंग्लैंड की तारीफ में इस तरह से करूंगा कि दे स्टिल वेंट आफ्टर हिम, दे स्कोर्ड रन्स ऑफ हिम, और ऑल्दो ऑल आउट तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने आई थिंक समथिंग लाइक 5 रन्स पर ओवर पहले में। इसी तरीके से ये जो आसिफ साहब जिस माइंडसेट से इंग्लैंड खेला, जिस तरीके से एक रन रेट मेंटेन करके जो है वो इंग्लैंड खेलता रहा, विकेटें गिरती रही मगर वो उस माइंडसेट से खेलते रहे, उसके जवाब में मतलब जब ये इस पे बात हुई कि इंग्लैंड जिस तरह खेल रहा और जिस तरह चेयरमैन रमीज राजा ने जो है वो एक इंटरव्यू दिया माइकल आर्थरटन को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने अब बाबर से कह दिया है कि T20 के प्लेयर्स को टेस्ट में आप लेकर आएं और टेस्ट खिलाएं T20 के प्लेयर्स को। आप क्या कहना चाहेंगे आसिफ साहब इस हवाले से? I really don't know. I have no comment to make simply because I think it's very easy जब आप फील्ड पर नहीं होते हैं, जब आप अपने व्यूज देते हैं, तो अपने व्यूज इस तरह से दे रहे हैं आपके दैट। देखें, इंग्लैंड की टीम में T20 क्रिकेटर्स जो हैं बहुत सारे इस वक्त तो टेस्ट टीम में नहीं है। उन्होंने बाकायदा इंग्लैंड ने एक क्या कहना चाहिए अपने पॉलिसी बना ली है कि देयर आर सर्टेन क्रिकेटर्स जिनको सिर्फ T20 में खिलाएंगे या ODIs में खिलाएंगे और बाज़ जो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। आई थिंक वी हैव टू डू द सेम, वी हैव टू आइडेंटिफाई, बिकॉज हमारा अभी उतने मैच्योर नहीं है। आई थिंक
इन द सेंस क्रिकेटिंग मैच्योरिटी उतनी नहीं है हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो ये समझते हैं कि दैट यू नो T20 क्रिकेट, ODI और टेस्ट क्रिकेट सब एक जैसी है. दे आर नॉट. उसमें आप माइंडसेट जो है आपको डिफरेंट तरह से इस्तेमाल करता है, बोथ इन बैटिंग एंड इन बॉलिंग ऑल्सो. जब आप बैटिंग में जाते हैं आपको लिमिटेड बॉल्स मिलते हैं, लिमिटेड ओवर्स मिलते हैं टू परफॉर्म. बॉलर जो है उसको लिमिटेड ओवर्स मिलते हैं, सिर्फ 4 ओवर मिलते हैं टू बॉल. तो उसमें लाइन एंड लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है. तो आई थिंक इन माय ओपिनियन I don't wholeheartedly agree with what Ramiz has said. लेकिन I do believe that there are certain like Babar Azam है और रिजवान है, उन्होंने बहुत अच्छा अडेप्ट कर लिया है. All 3 formats वो खेल सकते हैं. Not every player can play. And I think इसी तरह से 2-3 और भी हैं. इमाम उल हक, I think he's another जिसको मैं नाम लेकर कह सकता हूँ कि probably. आसिफ साहब, रिजवान के लिए आप बात कर रहे हैं, मगर पिछली 10 इनिंग्स में जो है वो रिजवान का फेलियर हमें दिखा. और मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि जब रेगुलरिटी में इतनी क्रिकेट खेली जा रही हो तो एक प्लेयर को रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी और को एक तो मौका भी मिले, दूसरा वो प्लेयर भी जो है वो रेस्ट ले ले, क्योंकि लगातार 3 फॉर्मेट खेल रहे हैं रिजवान, और जब से खेल रहे हैं तब से खेल रहे हैं. रेयरली मुझे याद है कि रिजवान शायद कहीं ड्रॉप हुआ. एब्सोल्युटली. देखें, इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टू से कि खिलाड़ी को रेस्ट देना चाहिए, आइदर वो बैट्समैन हो या बॉलर हो. I have different view totally. मेरा व्यू ये है कि देखें जितना खिलाड़ी खेलते रहेंगे वो इन टच रहेंगे, इन फॉर्म रहेंगे. और आप अगर खिलाड़ी से खुद पूछें, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी खिलाड़ी इवन 1% इन माय ओपिनियन, आई कुड बी रॉन्ग, कहेगा कि जी हाँ मुझे अब रेस्ट की जरूरत है. वो नहीं कहेगा. वो कहेगा कि मैं जितना मुझे आप मौका देंगे मैं खेलना चाहता हूँ, मैं परफॉर्म भी करना चाहता हूँ. 2-3 वजूहत है इसकी. एक वजह तो ये हो सकती है कि भाई अगर आप किसी और को मौका दे रहे हो और इतना अच्छा परफॉर्म करता है तो फिर किस बेसिस पे ड्रॉप करेंगे. यू कांट ब्रिंग बैक जिसका नाम लेकर कह रहे हैं रिजवान का, जस्ट बिकॉज उनकी पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. यू कांट डू दैट. यू हैव टू प्ले, कंटिन्यू प्लेइंग. एक तो उस खिलाड़ी पे जो परफॉर्म किया हुआ है पास्ट. दुनिया भर में रोटेशन पॉलिसी होती है आसिफ साहब, ये तो दुनिया भर में हमें रोटेशन पॉलिसी दिखती है. पाकिस्तान में क्यों नहीं अप्लाई होती रोटेशन पॉलिसी? ना देखिए, वो इस वजह से नहीं होती कि दुनिया भर में जो अमाउंट ऑफ क्रिकेट खेली जाती है ना, लाइक ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड है या इवन इंडिया है, उनके एक रेगुलर सीरीज होती है. दे प्ले रेगुलरली एंड दे प्ले ऑल द ईयर राउंड. हमारे पास उतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं होती, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट उतनी ज्यादा नहीं मिलती है. ODIs और T20 बहुत ज्यादा खेले जाते हैं. लेकिन रोटेशन आप जब भी कर सकते हैं जब आपके पास की बेंच स्ट्रेंथ है. आपकी बेंच स्ट्रेंथ हैज टू बी दैट स्ट्रांग, तब आप कर सकते हैं. I think मुझे नहीं पता कि आप कितनी स्ट्रांग. very sorry for the interruption because we have to move towards the break, but a very valid point. I think इस पे हम पहले कर चुके हैं कि जो पाकिस्तान का फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम है उसमें बहुत कम टेस्ट मैचेस रखे गए. ऐसा लगता है एक डिलिबरेट एफर्ट की गई है पाकिस्तान के टूर्स का झुकाव लिमिटेड ओवर्स की जाने. बहरहाल इस बात के ऊपर हम एक ब्रेक लेते हैं, हमारा डिस्कशन जारी रहेगा. आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं. इंग्लैंड से पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज का जिक्र हो रहा है, आगे चल के वापस आके हम फीफा वर्ल्ड कप का भी जिक्र करेंगे. सो कैच यू आफ्टर द ब्रेक. यस, वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गेम सेट मैच में अदील और सवेरा आपके साथ मौजूद हैं. आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ इंग्लैंड से मौजूद हैं. पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे. वैसे आसिफ साहब के साथ अच्छी ये गुफ्तगू चल रही है, सीरीज़ से पहले से बातचीत शुरू हो गई थी और अब सीरीज़ के साथ साथ भी इनके जो है हमें कमेंट्स सुनने को मिल रहे हैं, जिससे हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो रहा है कि आसिफ साहब अभी भी बहुत ही जिसे कहते हैं ना महव होकर क्रिकेट देख रहे होते हैं. और मुझे इतना पता है कि उन्होंने बहुत महव होकर इंग्लैंड और फ्रांस का वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल मैच भी देखा होगा. तो ज़रा आसिफ साहब से हम फुटबॉल की भी थोड़ी बहुत मैं पूछ लेता हूँ वैसे इनसे सवाल थोड़े बहुत फुटबॉल की भी. तो आसिफ साहब आप तो उन लोगों में से नहीं थे, उन अंग्रेजों के जिनकी आंखों में आंसू आ गए थे इंग्लैंड के मैच हारने के बाद. अच्छा मैच खेल के हार गए बेचारे. टू बी ऑनेस्ट, मैं समझता हूँ एनी स्पोर्ट, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, व्हाटएवर इट मे बी, मैं इस स्टेज पर हूँ लाइफ के कि आई वांट टू एंजॉय द स्पोर्ट. आई डोंट वांट टू सपोर्ट एनी पर्टिकुलर टीम जिससे डिसअपॉइंटमेंट हो. अगर आप मैच देख रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट का मैच है, अगर आप उसको सपोर्ट करें कोई एक टीम को, फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है. फिर जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई टीम हारती है तो इसकी ये वजह नहीं है कि वो बुरा खेली या वो कमजोर है, वो इसलिए हारती है कि दूसरी टीम जो है वो ज्यादा अच्छा खेली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग शायद हो. तो इसी तरह फुटबॉल का भी आई थिंक फ्रांस प्लेड एक्सेप्शनली गुड गेम. वहाँ भी थोड़ा बहुत रोना धोना हुआ कि रेफरी ने जो है शायद बहुत ज्यादा गलतियां की, लेकिन रेफरी ने तो पेनल्टी तो दी थी
जो केन ने मिस कर गई. बट दीस थिंग्स हैपन इन स्पोर्ट. आई थिंक लेट्स स्टिक टू जस्ट क्रिकेट. मैं कोई इतना खास एक्सपर्ट नहीं हूँ फुटबॉल में. नहीं, हम तो आपको एज अ व्यूअर पूछ रहे थे. जाहिर है वो भी एक होता है ना, अक्सर जैसे पाकिस्तान में अक्सर लोग 4 साल में एक दफ़ा उनकी मोहब्बत जाग जाती है फुटबॉल की, और ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं इनसे ज़्यादा फुटबॉल का किसी को पता नहीं होता. लेकिन खैर, नाउ सर लेट्स कम बैक टू द सीरीज़. इंग्लैंड पहली बार तारीख में 2 दफ़ा टेस्ट मैचेस जीत कर जा रहा है पाकिस्तान से. 1961 एंड द ईयर 2000 1-0 जीते थे. इस बार 2-0 या मे बी 3-0 या 2-1 जीत के जा रहे होंगे. एक ज़ाहिर दचका तो पाकिस्तान टीम के लिए सर है. इस साल हम ऑस्ट्रेलिया से भी हारे और इंग्लैंड से भी हारे अपनी कंडीशंस पे, अपने ग्राउंड में. क्या आप इसको महज एक उसने इत्तेफाक बोलेंगे कि जी अच्छी टीमों के खिलाफ खेले, हम मैचेस हार गए, या आपको लगता है कि वाकई देयर इज समथिंग रॉन्ग, अभी पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है? ज़ाहिर है बाबर की कैप्टनसी के अलावा जो हमारा थिंक टैंक है, सकलैन मुश्ताक की कोचिंग वाली बात भी हो गई एंड ऑल. अभी हमने मोहम्मद यूसुफ को सुना, उनसे रिजवान के बारे में सवाल किया गया, उन्होंने कहा जी रिजवान की बैटिंग मेरे डोमेन में नहीं आती है. नाउ दिस इज द बैटिंग कोच ऑफ पाकिस्तान सेइंग दैट. तो सर क्या कहेंगे आप? ये कुछ मसला तो है कुछ ऐसे. पाकिस्तान इतने मैचेस, आई थिंक साउथ अफ्रीका से सीरीज ड्रॉ हुई थी हमारी 1-1, वो भी हम शायद नहीं जीत पाए थे. जी सर. नहीं देखें, बिफोर आई आंसर, बिफोर वी डिस्कस रादर, आप जो पॉइंट्स रेज करें, लेट्स स्लाइटली गो बैक टू द बेंच स्ट्रेंथ की जो मैं बात कर रहा था. शाहीन आफरीदी आपके प्रीमियर बॉलर है, और हम फख्र करते हैं कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग का इतना जखीरा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कोई एक आध खिलाड़ी अगर इंजर्ड हो जाए. क्या हुआ आपको? यू कैन फाइंड ए रिप्लेसमेंट फॉर शाहीन आफरीदी. फिर आप कैसे बात कर सकते हैं कि भाई रेस्ट देना चाहिए खिलाड़ियों को? आपके पास बेंच स्ट्रेंथ पहले स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके बाद ही आप बात कर सकते हैं कि ठीक है अगर and I think in present day cricket, England definitely they have very good strong bench strength, and so is India. India के पास भी बहुत अच्छे bench strength है, but they also lose matches. So I don't think that is the only reason that you lose matches. अभी आप जो जिक्र कर रहे थे कि पास में जो हारे हैं ऑस्ट्रेलिया, इस पे मैं जरूर एक बात जरूर करना चाहूंगी. जो हम रेस्ट करने की बात करते हैं वो इस वजह से बिकॉज हमारे पास प्रॉपर रोटेशन पॉलिसी नहीं है. आपने शाहीन की बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी कि शाहीन इंजर्ड हुए तो हम ढूंढने लगे कि क्या करना है क्या नहीं, बट उस बेसिस पे नसीम को एशिया कप खेलने का मौका मिला और ही स्टूड अप टू द मोमेंट, और नसीम शाह ने परफॉर्म करके दिखाया. मगर शाहीन शाह आफरीदी अगर इंजर्ड ना होते तो क्या नसीम खेलते, और क्या हमारे पास बैकहैंड पे एक और बॉलर को हम शॉर्टर फॉर्मेट में खिला के उसको तैयार करते आगे? पॉइंट वही है कि रोटेशन क्योंकि नहीं प्रॉपर्ली होती, इसलिए हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा रेस्ट ही करा दो लड़के को. देखिए रोटेशन तो आप जब कर सकते हैं जब आपके पास बेंच स्ट्रेंथ हो उतनी अच्छी. एक खिलाड़ी का आप अगर नाम लेते yeah, I think we have got different views on that. मेरा view सिर्फ ये है कि that nobody wants to miss out representing their country in official test matches. More importantly in test matches because आपको बहुत कम मिलते हैं खेलने के लिए. आजकल लिमिटेड ओवर क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, खासतौर पे जब से T20 शुरू हुआ है तो टेस्ट मैचेस कम मिलते हैं. पाकिस्तान का आई थिंक आप लोग अर्लियर ऑन कुछ कह रहे थे कि that उनको FTP जो होता है उनका फ्यूचर टूर प्रोग्राम, उसमें बहुत कम टेस्ट मैचेस हैं. तो आई डोंट थिंक वो FTP जो होता है वो बाय चॉइस होता है. FTP तो ICC बनाती है और उसमें हर कंट्री को प्रॉपर नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस मिलते हैं. अब आई डोंट नो क्या रीजन है, अगर आप आई एम नॉट रियली इनटू इट टू से कि वो सही है या गलत है कि उनको पाकिस्तान को मिल रहा है या नहीं. सिर्फ खिलाड़ियों के हद तक जब हम बात करते हैं, ये मेरा फर्म बिलीफ है कि अगर आप कोई खिलाड़ी से पूछें मैच शुरू होने से पहले कि तुम थक गए हो, तुम्हें नहीं खेलना है, तो आई डोंट थिंक, इन माय ओपिनियन एटलीस्ट 90 to 95% कहेंगे नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ. एंड इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि बाज निकल अगर किसी को हो वो भी हो छुपाएगा और कहेगा कि नहीं जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ. वो किस लिए कहता है? वो इसलिए कहता है कि ही वांट्स टू प्ले फॉर हिज कंट्री एंड ही वांट्स टू रिप्रेजेंट हिज कंट्री. और जैसे मैंने पहले एक जिक्र किया था कि देखें अगर कोई खिलाड़ी को आप सिर्फ रोटेशन बेसिस पे मौका नहीं देते और रेस्ट करते हो कि एक नया खिलाड़ी आता है, ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग, उसको आप किस बेसिस पे तो कहेंगे भाई नहीं अब आपकी बारी है, अब आप रोटेशन पॉलिसी के तहत अब आप ना खेलें और जो प्लेयर को बाहर किए थे उसको वापस लाए. एंड दैट जो आप जिसको रेस्ट देना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ हिम, हो सकता है आप मैचेस जीत रहे हो. तो एनीवे दिस इज एज आई सेड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. मेरे ख्याल से मे बी फास्ट बॉलर्स को आप कह सकते हैं कि दैट रेस्ट करना चाहिए इफ ही इज प्लेइंग रेगुलर टेस्ट क्रिकेट.
नॉट इन लिमिटेड ओवर में 4 ओवर तो खेलते हैं आप T20 में, जो बॉलिंग करता है 4 ओवर में क्या थकेगा वो बैट्समैन। 20 ओवर की टोटल इनिंग्स होती है, उसमें कितने मतलब ओवर्स खेल के थकने वाला है, उसको आप रोटेट करें। सो आई डोंट बिलीव, आई थिंक रोटेशन पॉलिसी उसकी होनी चाहिए कि अगर एक बैट्समैन का माइंडसेट जो है वो एक T20 क्रिकेट के मोड में है फॉर इंस्टेंस, तो उसको आप बेशक से T20 खिलाएं, उसको टेस्ट क्रिकेट ना खिलाएं। आप टेस्ट क्रिकेट के लिए एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। ऑल्दो इंग्लैंड आकर अब वो उसको भी चेंज कर रही है और काफी सक्सेसफुल कर रही है, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज स्टिल प्लेइंग प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट। लेकिन यकीनी तौर पर आई बिलीव एटलीस्ट कि T20 और ODI के आने की वजह से टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा रिजल्ट्स होते हैं, और बिटवीन 4 to 5 days, विद इन 4 days हो जा रहे हैं, मैक्सिमम जाते हैं तो 5th डे को बहुत कम टेस्ट मैचेस जाते हैं। उसकी मेन वजह सिर्फ ये है कि दैट एक वो जो बैट्समैनों को अपने कॉन्फिडेंस जो रहता है कि भाई अगर हम लिमिटेड ओवर क्रिकेट में भी खेल सकते हैं इस तरह से, तो व्हाई नॉट इन टेस्ट क्रिकेट जहाँ आपको ज्यादा फ्रीडम मिलती। फील्डर्स जो है वो इतने जैसा T20 में या ODI में रहते हैं डिफेंसिव पोजीशन में, और टेस्ट क्रिकेट में नहीं होते हैं। और आप देख लें इंग्लैंड ने एक्सपोज किया है जैक क्रॉली। ठीक, आसिफ साहब थैंक यू सो मच सर। हम आपसे यहाँ पे इजाजत लेंगे बिकॉज हमें थोड़ा सा फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात करनी है। सो मच एज ऑलवेज फॉर योर टाइम सर। और आसिफ साहब की बात सर है एक डिफरेंट टाइम फ्रेम की बात, रोटेशन पॉलिसी बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो अब अच्छी तरह इंप्लीमेंट भी कर रही हैं। बेंच स्ट्रेंथ का इशू है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, और यही आसिफ साहब इस तरह पॉइंट आउट कर रहे थे। अब बेंच स्ट्रेंथ बननी कैसी है जब इतने कम टेस्ट मैचेस खेलने, इस पे किसी दिन और दिन ज़ाहिर हासिल गुफ्तगू हम करेंगे आसिफ साहब जैसे लेजेंड्स को बिठा के साथ। लेकिन अब जरा बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। ओनली 4 गेम्स लेफ्ट, जिसमें 3 एक तो प्ले ऑफ है 3rd and 4th पोजीशन के, तो उसको तो इतना काउंट नहीं करते, लेकिन 3 तगड़े मैचेस रह चुके हैं। एंड वी विल नो इन द नेक्स्ट फ्यू डेज हु इज द किंग ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल। आज पहले फाइनलिस्ट का होने वाला है इंतखाब। अब से थोड़ी देर बाद पाकिस्तानी वक्त, थोड़ी देर नहीं 6 घंटे के बाद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 12 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला होने वाला है क्रोएशिया के साथ। Who do you fancy to win? I would love to see Croatia winning from here, because Argentina, देखिए, there should be a change normally. I agree with you. मैं तो बिल्कुल इस चीज़ पे, even though मैं फ्रांस का सपोर्टर रहा हूँ फुटबॉल टीम का, but I won't mind Croatia और maybe Morocco winning the FIFA World Cup. कुछ जरा बात करते हैं इन दोनों टीमों की। पहले तो हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। ये दोनों टीमें एक दूसरे के साथ जो है वो मुख्तलिफ मौक़ों पर 5 दफ़ा एक दूसरे के आमने सामने आई है। मुकाबला बराबर किया है क्रोएशिया ने, 2-2 से है। एक मैच इनका जो है वो ड्रॉ हुआ है। यस, अर्जेंटीना से ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं, 7 गोल्स किए हैं क्रोएशिया ने, 5 अर्जेंटीना। अगर आपको याद हो पिछले वर्ल्ड कप में रशिया में क्रोएशिया ने अर्जेंटीना को 3-0 से शिकस्त दी थी, courtesy of those 3 goals in the second half। उसमें लूका मॉड्रिच का गोल, what a goal that was, I still remember that। चलें जी, जरा बात करते हैं रोड टू फाइनल के हवाले से भी इन दोनों टीमों की। And let us start with Croatia, or do we have Argentina? We have got Croatia first। क्रोएशिया का पहला मैच 0-0 से बराबर रहा मोरक्को के साथ। उसके बाद उन्होंने कनाडा को एक यकतरफा मुकाबले के बाद 4-1 से शिकस्त दी, और फिर बेल्जियम के साथ उनका मुकाबला 0-0 से बराबर रहा। अगेंस्ट जापान अ वेरी वेरी क्लोज मैच, कामयाबी हासिल की उन्होंने पेनल्टीज पे 3-1 से। और क्वार्टर फाइनल में एक ऐसा मैच जिसने बहुत लोगों के दिल तोड़े पाकिस्तान में, सवेरा ब्राजील को उन्होंने शिकस्त दी थी। ऐसा लग रहा था एक मौके पे जब नेमार गोल स्कोर कर चुके थे एक्स्ट्रा टाइम में कि ब्राजील इज थ्रू, क्रोएशिया इज गोइंग होम, लेकिन क्रोएशिया ने बिल्कुल आखिरी मौके पे गोल किया, और पेनल्टीज में तो जैसे कि उनके गोलकीपर ने बॉल अंदर जाने नहीं दी, 4-2 से कामयाबी हासिल। एंड अदिल, प्री क्वार्टर फाइनल में जिस तरह जापान के खिलाफ क्रोएशिया खेली थी, वहां से आपको पता चल रहा था कि ये टीम बहुत खतरनाक है, और आगे जाके मतलब इट वोंट बी एन इजी वॉक फॉर ब्राजील। सवीरा, पता है मैं क्रोएशिया के बारे में हमेशा, अर्जेंटीना पे भी हम बात करते हैं, लेकिन क्रोएशिया के हवाले से जो मेरा हमेशा कमेंट होता है वो ये होता है कि ये कोई सरप्राइज नहीं है। क्रोएशिया पिछले 1994 में या 1998 में आई थिंक दे प्लेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द फीफा वर्ल्ड कप, और उसके बाद से ये उस वक्त नया आज़ाद हुआ था मुल्क। अगर आपको याद हो यूगोस्लाविया जब ब्रेकअप हुआ था, तो क्रोएशिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, सर्बिया, ये सारे ममालिक जो हैं इनमें फुटबॉलिंग सुपर पावर ये मुल्क बन चुका है। टॉप प्लेयर्स हैं, छोटा सा मुल्क है, कुछ मिलियन की पॉपुलेशन है, बेहतरीन फुटबॉलर्स प्रोड्यूस कर रहा है। उनका मुकाबला हो रहा है 2 टाइम्स की चैंपियन अर्जेंटीना के साथ। लियोनेल मेसी की है ये टीम।
और लियोनेल मेसी जो है ऑफ कोर्स हर मैच ऐसे ही खेल रहे हैं जैसे कि उनका आखिरी गेम होगा। वी नो फीफा के एक सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो रोते धोते उनका इख्तिताम हुआ करियर का। आज मेसी का क्या होगा, लेट्स सी। पहले मैच में अर्जेंटीना को अपसेट शिकस्त हुई थी, इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा अपसेट 2-1 से सऊदी अरेबिया ने दी उनको शिकस्त। ऐसा लग रहा था कि दिस वर्ल्ड कप वुड बी ओवर फॉर अर्जेंटीना, लेकिन फिर उसके बाद जबरदस्त कमबैक किया अगेंस्ट मैक्सिको एंड पोलैंड। 2-0 से कामयाबी हासिल की। प्री क्वार्टर फाइनल में टाइट मैच था, ऑस्ट्रेलिया डिड पुट अप अ गुड फाइट और उन्होंने सॉकरूस को 1 के मुकाबले में 2 गोलों से शिकस्त दी। बहुत सनसनीखेज मैच उनका हुआ था क्वार्टर फाइनल्स अगेंस्ट नेदरलैंड्स। 2-2 से मुकाबला बराबर रहा था, पेनल्टी पे 4-3 से शिकस्त दी अर्जेंटीना ने नेदरलैंड्स को। सो यस, अर्जेंटीना नेचुरली 2014 की फाइनलिस्ट थी। दैट वाज देयर बेस्ट परफॉर्मेंस मेसी एरा में। 1986 आखिरी बार था जब डिएगो मैराडोना इनके खिलाड़ी हुआ करते थे। मैक्सिको में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। Will Messi be able to win that? I mean, अभी तो फाइनल तक जाना है, उसके बाद लेजेंड बनने के लिए वाकई आज का मैच। तो अदील, आपने मेरा तो पूछ लिया है, अर्जेंटीना और क्रोएशिया फॉर यू। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है अर्जेंटीना मैच जीत जाएगा। ठीक है जी, सो इट्स अर्जेंटीना वर्सेस नॉट दैट आई वांट देम टू विन, बट आई थिंक दे विल विन। अगर आप बात करें कि जितनी दफा अर्जेंटीना इस मोमेंट पे आई है, और ऑब्वियसली वो कहते हैं ना बड़ी टीम बड़ा मोमेंट, यस हो सकता है बिल्कुल ऐसा, बट आई वुड लव टू सी क्रोएशिया गोइंग फॉरवर्ड। बट लेट्स सी क्या होता है आज के इस मुकाबले में। रात 12 बजे ये खेला जाएगा, द सेमीफाइनल, द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022। और गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सवेरा और अदील को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।